नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 8 में भाग 11 तक पढ़ लिया था। भाग 11 में आपने सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा। अब आते हैं भाग 12 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि होगा टीका या वैक्सीन किसे कहते हैं। आपने इसकी नाम तो सुना ही होगा, कोरोना के टाइम में तो और फेमस हो गया, टीका वैक्सीन बनाओ, जल्दी से बनाओ। ये टीका होता क्या है? टीका कोई दवाई नहीं होता। टीका या तो रोगाणु होगा, पैथोजन होगा, लेकिन यह पैथोजन इस रूप में होगा कि वो शरीर में रोग उत्पन्न ना कर पाए, यानी ये निष्क्रिय रूप में होगा या मृत होगा। तो अगर इस रूप में हम टीका बना के देते हैं तो इसे हम सक्रिय टीकाकरण कहेंगे। सक्रिय टीकाकरण यानी एक्टिव वैक्सीनेशन। टीका में हम कोई दवा नहीं देते, याद रखेंगे। टीका में हम क्या देते हैं? उस रोग से संबंधित उसी रोगाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मैंने आपसे क्या बताया था कि जब हमारा शरीर पहली बार किसी रोगजनक का सामना करता है, पहली बार, देखो ये हमारा शरीर है, इसने पहली बार किसी रोगजनक से सामना किया। मान लो कि स्मॉल पॉक्स वायरस से, जिसका नाम है वैरिसेला वायरस। तो इस वायरस से पहली बार सामना हुआ तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र इसे पहचानेगी, इसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाएगी। तो इस सब में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसे कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया। तो जीवन में पहली बार इससे हमारा सामना हुआ है, तो पहली बार पहचानेगा हमारा शरीर। प्राथमिक अनुक्रिया, थोड़ा टाइम लेगा उसको मारने पीटने में। दोबारा अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यदि ये हमारे शरीर में सेकंड टाइम आता है, सेकंड टाइम अगर यही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कौन सा? वैरिसेला वायरस, जो कि किसका वायरस है? स्मॉल पॉक्स का वायरस है। तो जब दूसरी बार हमारे शरीर में ये वायरस आएगा तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र इसे पहचान लेगी कि इससे हम एक बार लड़ चुके हैं। तो यहाँ पर द्वितीयक अनुक्रिया होगी। द्वितीयक अनुक्रिया होगी यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो बहुत तेजी से होगा और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र इस वायरस को तुरंत मार देगी। इसीलिए हमारे शरीर में एक बार किसी घातक रोगजनक से, कि जिससे मृत्यु तय हो जाती है, जिसके आने से शरीर में विकृति तय हो जाती है, उसको हम शरीर को पहचान करा दें। बचपन में ही हम उसको पहचान करा दें, या वयस्क में भी हम उस रोगजनक को शरीर से पहचान करा दें, प्राथमिक अनुक्रिया करा दें, जिससे अगर दोबारा वो किसी रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करे तो द्वितीयक अनुक्रिया हो। इसीलिए टीका लगाया जाता है। तो ये जो टीका है ये वो रोगजनक ही होता है, रोगाणु ही होता है। विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, जो भी है, रोगाणु ही होता है। लेकिन वो रोगाणु हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो रोगाणु निष्क्रिय रूप में हमें दी जाती है, टीके के रूप में मृत करके दी जाती है। समझ में आई बात? टीका में हम रोगाणु को देते तो हैं, लेकिन वो रोगाणु हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि वो निष्क्रिय या मृत रूप में होता है। तो वो जब हमारे रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं ना, तो उस किस लिए कराते हैं? जिससे हमारे शरीर में प्राथमिक अनुक्रिया हो जाए, हमारा शरीर उस रोगाणु को पहचान ले, उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बना ले, वो प्रतिरक्षी हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में सुरक्षित हो जाए।
अगर दोबारा वो खाने पीने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करे तो शरीर प्राथमिक अनुक्रिया ना करे, द्वितीयक अनुक्रिया करे, क्योंकि टीके के माध्यम से उसने पहला पहचान कर लिया है। आया समझ में बात? क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स तेज होता है, फास्ट होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। क्लियर है बातें? तो टीका क्या होता है? निष्क्रिय रोगाणु या मृत रोगाणु या उनके उत्पादों द्वारा निर्मित वह पदार्थ जो शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं अर्थात प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित कर शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, टीका कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन है। क्लियर है बात? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। टीके का डेफिनेशन क्या देंगे? टीका वैक्सीन का डेफिनेशन आप क्या दोगे? निष्क्रिय या मृत रोगाणु या उसके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं अर्थात प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज निर्माण को प्रेरित करना, एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित कर शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। टीका या टीकाकरण भी कह सकते हैं, वैक्सीनेशन कहलाता है। और इसी को प्रतिरक्षीकरण भी कहते हैं। इसी को, टीकाकरण को ही प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, कहते हैं। क्लियर है बात? टीका क्या होता है? टीका कोई मेडिसिन नहीं है, वो क्या है? रोगाणु ही है, मृत, जैसे BCG का टीका जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है, टीबी क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। तो उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु को ही निष्क्रिय करके मारकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे वो टीबी वाला जो जीवाणु है हमारे शरीर में रोग मत उत्पन्न कर पाए, बस हमारा शरीर उस रोगाणु, उस जीवाणु को पहचान ले। ठीक, समझ में आया कि टीका क्या होता है? अब देखो, मैंने बताया ना, टीका अगर रोगाणु के रूप में दिया जा रहा है तब तो उसे सक्रिय टीकाकरण कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि प्राथमिक अनुक्रिया होती है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी हमारे शरीर में खुद ब खुद बनता है। खुद ब खुद बनता है, इसलिए इसे हम सक्रिय टीकाकरण कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनमें प्रतिरक्षी को टीका के रूप में देना पड़ता है। जब टीका में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी को ही देना पड़े तब इसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय टीकाकरण। ठीक है, पैसिव वैक्सीनेशन। बहुत आवश्यकता पड़ी तो उसके रोगाणु के संबंध में जो प्रतिरक्षी है, उस प्रतिरक्षी को ही शरीर में देना पड़े तब उसे निष्क्रिय टीकाकरण कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें प्रतिरक्षी को देना पड़ता है। सांप काट ले तो उस सांप के जो जहर है उसके अगेंस्ट जो प्रतिरक्षी होती है उसको दिया जाता है डायरेक्ट।
ठीक है, तो वो निष्क्रिय टीकाकरण में आते हैं। आइए बुक पे आते हैं। देखिए टीका किसे कहते हैं? मृत या निष्क्रिय रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए रक्षात्मक कोशिकाओं के निर्माण या प्रतिरक्षा उत्पन्न कराते हैं, उसे हम टीका कहलाता है। टीका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वैक्सीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वैक्सीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग एडवर्ड जेनर ने किया था। ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका शब्द का प्रयोग किया था। एडवर्ड जेनर ने देखा कि एक समय में इंग्लैंड में छोटी चेचक, स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वैरिसेला वायरस की वजह से, वैरिसेला वायरस की वजह से। एडवर्ड जेनर ने देखा कि इंग्लैंड में छोटी चेचक, स्मॉल पॉक्स एक महामारी के रूप में फैल गया है। अधिकांश लोग इस रोग से ग्रसित हैं, लेकिन कुछ लोग इस रोग से ग्रसित नहीं हो रहे थे। वो कौन थे? डेयरीमैन थे। डेयरीमैन जो गाय भैंस को पालते थे, जो दूध वगैरह निकाल के बेचते थे, किसान जो गाय भैंस को पालते थे, उन्हें ये रोग नहीं हो रहा था। तो आश्चर्यचकित कि आखिर इन्हें ये रोग क्यों नहीं हो रहा है। तो इन्हें पाया कि ये पहले से ही काउपॉक्स से प्रेरित है। काउपॉक्स रोग इन्हें पहले से ही हुआ है। काउपॉक्स मतलब जो काऊ में होता है, गाय में, उन वायरस से भी ये ग्रसित थे, लेकिन ये काउपॉक्स उनमें ज़्यादा रोग नहीं उत्पन्न कर रहा था, उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ नहीं रहा था, बल्कि इसके अगेंस्ट इनके शरीर में प्रतिरक्षा बन गया था, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बन गया था। और यही एंटीबॉडी स्मॉल पॉक्स को भी मार रहा था इनके शरीर में। इसी वजह से प्रतिरक्षी के निर्माण की वजह से डेयरीमैन और किसान इस स्मॉल पॉक्स से लड़ ले रहे थे, इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने 8 साल के एक बच्चे जिनका नाम था जेम्स फिप्स, 8 साल का बच्चा, उन्होंने इसको सबसे पहले इस बच्चे को काउपॉक्स वाले वायरस से संक्रमित किया। और उसके बाद जब ये ठीक हो गया उससे, इस रोग से, फिर उसे 6 महीने के बाद स्मॉल पॉक्स वाला वायरस इंजेक्ट कर दिया उसके शरीर में। तो देखें कि उस लड़के में स्मॉल पॉक्स यानी वायरिसेला वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि काऊ पॉक्स से वो लड़ चुका था और वही प्रतिरक्षी इस वायरस को भी मार रही थी। यानी उन्होंने पाया कि उसके शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई है, उसके शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई है, ठीक, सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित हो गई है। और उन्होंने ही सबसे पहले वैक्सीन यानी टीका शब्द का प्रयोग किया था। अब उसके बाद योगदान आता है दूसरे साइंटिस्ट का जिसका नाम है लुईस पास्चर, बहुत पॉपुलर हैं। लुईस पास्चर जीवाणुओं, रोगाणुओं को गर्म करके, ठंडा करके उनको निष्क्रिय करने का जो तकनीक था उसे विकसित किया। जीवाणु को ताप, ठंड आदि से कमजोर करने की तकनीक विकसित की। साथ ही साथ बहुत सारे टीके भी इन्होंने बनाए। कौन से? एंथ्रैक्स का टीका, हैजा का टीका, रेबीज का टीका, इन सभी के टीके भी विकसित किए। उसके बाद आता है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने रोगाणुओं के संवर्धन की प्रक्रिया एवं रोग के जनन सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि रोग कैसे उत्पन्न होता है शरीर में। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया और कॉलेरा बैक्टीरिया की भी खोज की, यानी ये भी सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में आपसे बिहार बोर्ड में पूछा हुआ था एक क्वेश्चन। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण क्या होता है? तो शरीर पर टीकाकरण आप जान चुके हैं, शरीर में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी की सेना उत्पन्न कराना, किसी भी मृत रोगाणु, निष्क्रिय रोगाणु को प्रवेश कराकर बिना रोग उत्पन्न किए, टीकाकरण कहलाता है। इसी को प्रतिरक्षीकरण भी कहते हैं कि शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। शरीर पर एक बार किसी जीव या प्रतिजन, मैंने बताया ना, जब शरीर में किसी एक बार किसी जीव का प्रवेश होता है तब क्या होता है? शरीर में पहली बार जब किसी रोगजनक या प्रतिजन का प्रकोप हो जाने पर इससे उत्तेजित होने वाली जो विशिष्ट लिम्फोसाइट की संख्या है लसिका अंगों में बहुत बढ़ जाती है, अतः दोबारा इस रोग के होने की संभावना कम हो जाती है। अब चिकित्सा विज्ञान में ऐसे घातक रोगों से बचने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा पहले से ही बनाए रखने की विधियां ज्ञात है। ऐसी ही एक विधि में किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर या संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं, इसे टीकाकरण कहते हैं। और इस प्रकार प्रतिरक्षा प्राप्त करने को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं।
इससे शरीर में रोगों से संबंधित एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी तैयार हो जाती है और प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है हमारे शरीर में उस रोग से रिलेटेड। टाइफाइड, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया आदि जो जीवाणु जनित रोग हैं उनके मृत जीवाणुओं को टीका लगाया जाता है। यानी टाइफाइड, कुकुर खांसी जिसका जीवाणु है बॉर्डेटेला, डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी, इन सभी को मृत करके टीके के रूप में शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ पोलियो, खसरा, चेचक, इन सभी का जो विषाणु जनित रोगों के लिए संबंधित विषाणुओं को प्रभावहीन बनाकर इनके टीके लगाए जाते हैं। ये जो रोग हैं जिन विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं उन विषाणुओं को प्रभावहीन बनाकर कि वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न ना कर पाए उसका हम टीका लगाते हैं शरीर में। अब सबसे बड़ी बात जो है, ये टीका काम किस वजह से करती है हमारे शरीर में? टीका काम करती है हमारे शरीर में स्मृति की वजह से, मेमोरी की वजह से। मैंने आपको बताया है कि मेमोरी बी सेल्स भी होती हैं, बी सेल्स भी होती हैं, स्मृति बी सेल्स व स्मृति टी सेल्स। ये क्या करती हैं? प्राथमिक अनुक्रिया को कैमरे में रिकॉर्ड करती हैं। बताया था ना अंजना ओम कश्यप वाला एक स्टोरी, कैमरे में रिकॉर्ड करती हैं और उसको मेमोरी के रूप में रख लेती हैं। यानी टीकाकरण का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्मृति, मेमोरी पर आधारित है। पहली अनुक्रिया को याद रखता है, दोबारा वह रोग का जनक अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो पहले वाली मेमोरी के अनुसार वो उसको मारता है। ठीक, यानी देखिए टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीकाकरण प्रतिरक्षीकरण किस गुण पर आधारित है? तो स्मृति के गुण पर आधारित है। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं जो परवर्ती प्रभावन यानी सबसे जो टीका है जो हम टीका लगाते हैं वो स्मृति बी कोशिका और स्मृति टी कोशिका भी बनाती हैं जो परवर्ती प्रभावन होने पर, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर, यानी दोबारा उस रोगजनक के शरीर में आने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और प्रतिरक्षों की भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। अगर व्यक्ति किसी ऐसे घातक रोगाणु से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसा कि टिटनेस में, या तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों, जो प्रतिरक्षी है उसे डायरेक्ट टीके के रूप में दे दी जाती है। टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनमें उसको निष्प्रभाव करने के लिए, निष्प्रभावित करने के लिए डायरेक्ट एंटीबॉडी ही शरीर में दी जाती है टीके के रूप में। ठीक, सांप के काटे जाने के मामले में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविस यानी वीनम, सांप के जहर को वीनम कहते हैं। इसके विरुद्ध निष्पादित जो प्रतिरक्षी होते हैं, इस प्रकार का प्रतिरक्षाकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। यानी इनके जो अगेंस्ट जो प्रतिरक्षी होते हैं उन्हें डायरेक्ट टीके के रूप में दी जाती है। इस प्रकार के प्रतिरक्षीकरण को निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। और अगर हम किसी रोग के रोगाणु को निष्क्रिय करके अगर हम उसके शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। बहुत सारे टीके बनाए जा सकने का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? टीके बनाए जाने का मूल सिद्धांत पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम जीवाणु, खमीर, इनमें रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन कर सकते हैं और इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने में उत्पादन होने लगा और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है। जैसे यीस्ट से बनने वाला यकृत स्रोत बी टीका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से जीवाणु से बनता है? जीवाणु ना कह के हम यीस्ट कहेंगे, वो एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है। आइए पोलियो के टीकों को समझते हैं। पोलियो का टीका आपने देखा होगा दो तरीके से दी जाती है। एक 2 बूंद जिंदगी की ड्रॉप के द्वारा दी जाती है मुंह के द्वारा, दूसरा इंजेक्शन के माध्यम से भी दी जाती है। तो जो पोलियो का टीका है उसका निर्माण किसने किया था? जे साल्क ने किया था। पोलियो टीकाकरण में प्रभावी वैक्सीन सैबिन वैक्सीन है जो मुख द्वारा दी जा सकती है और एक साल्क वैक्सीन होता है जो इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। तो इंजेक्शन द्वारा जो दी जाती है उसे हम साल्क वैक्सीन कहते हैं। इसमें क्या होता है? जीवित विषाणु को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिक्स करके दे देते हैं, शरीर में इंजेक्ट कराते हैं। तो पोलियो का वैक्सीन इसी विधि द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा जो ड्रॉप के रूप में मुंह के द्वारा शरीर में पहुंचाई जाती है उसे हम सैबिन वैक्सीन कहते हैं। इस विधि में सक्रिय विषाणु की प्रभाविता को क्षीणीकृत कर दिया जाता है, यानी जो विषाणु उसको हम निष्क्रिय कर देते हैं।
उसके बाद इसके मिश्रण को मुख द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। यह विषाणु आंत की एपिथेलियल कोशिकाओं के अंदर गुणन करके संख्या में बढ़ते हैं और शरीर में इनके लिए एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जिससे शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं। पुनः संक्रमण से ये शरीर की रक्षा करती हैं। यदि किसी व्यक्ति का शरीर किसी जंग लगे लोहे के वस्तु से कट जाता है तो डॉक्टर उसे एंटी टिटनेस सीरम लगाने के लिए कहते हैं ना, टिटनेस, टिटबैक भी बोलते हैं इसको, टिटबैक लगवा लो जंग लगे लोहे से अगर आप कटते हो तो, क्योंकि उसमें जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम टिटैनी, वो जंग लगे वाले लोहे स्थान पर ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए अगर जंग लगे लोहे से कटते हैं तो इसके इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। मलेरिया का टीकाकरण संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि परजीवी प्लाज्मोडियम प्रतिरक्षी आविशों का श्रावण नहीं करता। आइए टीकों का एक चार्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टीका है बीमारी, कौन सी बीमारी के लिए टीका लगाया जाता है, कौन सी उम्र में लगाया जाता है, सुरक्षा कितने प्रतिशत होती है। बीसीजी का टीका खूब पूछा जाता है भर भर के। बीसीजी का टीका किस लिए लगाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से बचने के लिए लगाते हैं। 10 से 14 वर्ष के सभी बच्चों में ये लगाया जाता है टीका। 70% चांस होती है कि अगर ये टीका लग जाता है तो ये रोग नहीं होता, 70% चांस है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचने के लिए लगाया जाता है। 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने के बच्चों को लगाया जाता है। 90 से 99% के बीच सुरक्षा हो जाती है। हेपेटाइटिस का बीट का टीका, हेपेटाइटिस बीमारी के लिए उन सभी बच्चों को जिनकी माताएं या नज़दीकी परिवार हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हों। अभी तक इसकी जानकारी ज्ञात नहीं है कि कितने प्रतिशत सुरक्षा देता है। पोलियो जो टीका है या पोलियो ड्रॉप के रूप में, बताइए पोलियो का कौन सा जो टीका है वो ड्रॉप के रूप में मुंह द्वारा दिया जाता है, बताइए। और कौन सा ऐसा टीका है जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, अभी बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइए। पोलियो रोग से सुरक्षा के लिए 1.5 से 2.5 से 3.5 महीने की उम्र के सभी बच्चों को दिया जाता है। 100% सुरक्षा देती है। अच्छा, अब तो इतना पढ़ लिए। अब कुछ हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी कुछ बुराइयां भी हैं। जैसे मस्तिष्क की बहुत बुराइयां हैं। अच्छी चीज़ों को भी ग्रहण करना चाहता है तो बुरी चीज़ों को भी ग्रहण करना चाहता है। तो वैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र में भी ऐसी गड़बड़ियां हैं कि वो अच्छी भी काम करते हैं, कभी कभी बुरा काम भी कर देते हैं। बुरा काम करती हैं कि जब हाइपर सेंसिटिव हो जाएं, किसी ऐसे भी पदार्थ के प्रति प्रभावी होने लगे जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे कोई प्रतिजन हो गया, कोई वातावरणीय कारक हो गया, जैसे धूल, परफ्यूम और परागकण, एनिमल डेंडर, इन सभी के प्रति जब हाइपर एक्टिविटी शो करता है, अति क्रियाशीलता शो करता है, तब उससे रोग होता है। दूसरा देखिए, एक ये कि प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ विशिष्टता होती है। पहली विशिष्टता ये होती है कि ये पहचानती है कि कौन रोग उत्पन्न कर सकता है, तो केवल उसके अगेंस्ट शरीर में प्रतिक्रिया करती शुरू होती है। लेकिन ये कभी कभी फेल हो जाता है। मैंने बताया ना कि धूल के कणों से, कभी कभी धूल के कणों को हमारी प्रतिरक्षा तंत्र सोचती हैं कि हमारे लिए हानिकारक हैं, तो उसके अगेंस्ट वो अतिक्रियाशीलता शुरू करती हैं, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। दूसरा, परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स को भी वे कभी कभी हमारे शरीर में ऐसे रसायन को समझती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करेगा, उसके अगेंस्ट अतिक्रियाशीलता शुरू करता है। तो एलर्जेंस के प्रति अतिक्रियाशीलता शो करना ये प्रतिरक्षा तंत्र का एक विकार है। दूसरा, प्रतिरक्षा तंत्र की एक विशिष्ट और गुण होता है कि वे हमारी और बाहर की कोशिका में विभेद कर सकती हैं। वे पहचानती हैं कि हमारी शरीर की कोशिका कौन सी है और दूसरे शरीर की कोशिका कौन सी है, तो इसको भी पहचानने का गुण होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में। लेकिन कभी कभी ये गुण भी समाप्त हो जाता है, कुछ अनियमितताएं इस गुण में आ जाती हैं और हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं खुद की ही कोशिका को प्रतिजन मान बैठती हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र के विकार हैं कि वे अपनी ही कोशिका को प्रतिजन मान बैठती हैं, दुश्मन मान बैठती हैं। इसमें घुटनों के बीच में जो हड्डियां पाई जाती है उसमें एक ग्रीस होता है, उनकी कोशिकाओं को ये भक्षण करने लगती हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस रोग हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, आम बाती संधि शोथ जिसे कहते हैं।
दूसरा, कभी कभी ये आरबीसी को ही एंटीजन मान लेती हैं, तो आरबीसी नष्ट करने लगती हैं, जिससे क्रोनिक एनीमिया रोग हो जाता है। अपने ही वायु कोष में परिवर्तन प्रतिरक्षा तंत्र के कारण होता है, जिससे वायु कोष सिकुड़ जाती हैं और दमा अस्थमा रोग हो जाता है। ये सब प्रतिरक्षा तंत्र के विकार हैं, एलर्जी हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है एलर्जी, प्रतिरक्षा तंत्र का विकार, यानी ऐसा रोग जो प्रतिरक्षा तंत्र की गड़बड़ी के कारण होता है। एलर्जी भी एक रोग है जो प्रतिरक्षा तंत्र के कारण होता है, उसके दुष्प्रभाव कारण। तो किसी प्रतिजन या एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। वे सभी पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं एलर्जेंस कहलाते हैं। इनमें धूल आता है, परफ्यूम आता है, परागकण आता है, जो पालतू पशु होते हैं उनमें जो डैंडर पाए जाते हैं उनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। इस एलर्जी में क्या आता है, छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, आंख लाल हो जाता है, नाक से पानी बहने लगता है, सांस लेने में कठिनाई आती है। ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। होते किसकी वजह से हैं एलर्जी रिएक्शन, किसकी वजह से होता है, खुद क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी प्रतिरक्षी काम करती है, आईजीई काम करती है। ये एक्टिवेट करता है मास्ट कोशिकाओं को, और मास्ट कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं, मास्ट कोशिकाओं स्राव करती हैं सेरोटोनिन हिस्टामिन का स्राव करती हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन शुरू होता है। क्लियर है बात। यह प्रतिरक्षा तंत्र का ही विशिष्ट रूप है। जो बाह्य कारक या प्रतिजन एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं एलर्जन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जन कौन होते हैं, धूल की चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशल्क आदि। एलर्जन आईजीई प्रतिरक्षी, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, आईजीई प्रतिरक्षी को प्रेरित करता है। और आईजीई क्या करता है, मास्ट कोशिकाओं को प्रेरित करता है कि वो इन एलर्जन आईजीई प्रतिरक्षी से जुड़ जाए। और एलर्जन अब मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन के स्राव को प्रेरित करता है। हिस्टामिन शोथ पदार्थ यानी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, बताया है, प्रदाह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके समीप की रुधिर वाहिनियां फैल जाती हैं, ऊतकों से द्रव स्राव बढ़ जाता है, जिससे छींकना, पनीली आंखें, सांस लेने में परेशानी, आंख नाक पानी आदि जुकाम के लक्षण शुरू हो जाते हैं। फेफड़ों में हिस्टामिन के स्राव से ब्रोंकियोल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे फेफड़ों में वायु के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और सांस लेने में कष्ट होने लगता है, या दमा कहलाता है, अस्थमा कहलाता है। ब्रोंकियल एपिथेलियम की श्लेष्मिक कोशिकाओं से श्लेष्मा का स्राव बढ़ जाता है। श्लेष्मा ब्रोंकियोल गुहा में भरकर श्वसन में और अधिक परेशानी पैदा कर देती है। त्वचा की एलर्जी में त्वचा फूलकर लाल हो जाती है। अच्छा, ये एलर्जी पता है किसकी वजह से होता है? देखो, एलर्जी जब आप पहली बार, मतलब एक समय बाद, बहुत समय बाद, जब आप बचपन से हो, काफ़ी समय बाद जब किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आते हो जिससे आपका शरीर पहचान कभी नहीं किया हो, तभी एलर्जी वगैरह होता है। और ऐसे लोगों में ज़्यादातर होता है जो बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब धूल उनके करीब ना आए, ऐसे रूम में रहेंगे जहाँ पर एयर प्यूरीफायर लगा हो, यानी वायु का कोई भी कण प्रतिजन संपर्क में ना आए। इतना भी प्रोटेक्शन नहीं रहना चाहिए बाबू, क्योंकि जब शरीर रोगों से लड़ता रहेगा ना, तो उसकी लड़ने की जो हैबिट है वो बढ़ेगी, तो उसकी जो पावर है वो भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी रोगों से लड़ने की, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को यूज ही नहीं कर रहे हो तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, तो वो आपको सामान्य रोग भी होने लगेंगे। एलर्जी उन्हीं लोग को होती है जिनकी प्रतिरक्षा बहुत कम होती है, जो बड़ा साफ सुथरे जगह पर रहते हैं, सफाई बड़ा करते हैं। इतना भी जरूरी नहीं है, बच्चों को बाहर इन्वायरमेंट में भी जाना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। और छोटे मोटे रोग अगर होते हैं तो वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ही बेटर कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जाके किसी गंदा पानी पी लो, मत करना, ठीक है। प्रतिहिस्टामिन ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, एड्रेनालिन, स्टेरॉयड ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जो एलर्जी के लक्षण को घटा देती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा तंत्र घट रही है और ये एलर्जन के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। क्यों? भारत के महानगरों के अधिकतर बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील के कारण एलर्जी और दमा से पीड़ित रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन भर अपने अपार्टमेंट के फ्लैट में सुरक्षित बैठ के पढ़ रहे होते हैं,
मिट्टी इट्टी में तो खेलते नहीं है, थोड़ा बहुत खेल लो। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें रक्षित वातावरण में रखना हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ऐसा माना जाता है। दूसरा आता है स्वप्रतिरक्षा रोग। अच्छा, एक चीज आपको ये भी बताया ना कि जब मधुमक्खी या हड्डा छेद लेता है, काट लेता है तो फूल जाता है, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन अब ये मत करना कि जाके हड्डों से या मधुमक्खियों से छिदवा ले अपना पूरा शरीर इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में, ऐसा मत करिएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है शरीर की। स्वप्रतिरक्षा रोग यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मैंने बताया ना, स्वप्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा तंत्र खुद की ही कोशिकाओं को प्रतिजन मान लेती है। हमारे रुधिर में उपस्थित जो आरबीसी है उसको खतरा मान लेती हैं, उसको नष्ट करने लगती हैं, तब क्रोनिक एनीमिया रोग हो जाता है, रक्ताल्पता रोग हो जाता है। इसी तरीके से घुटने के बीच में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो ग्रीस का काम करती हैं, हड्डियों को सटने से बचाती हैं, उनको भी ये कोशिकाएं प्रतिजन मान लेती हैं, नष्ट कर देती हैं उनको, जिससे घुटने सटने लगते हैं, घुटने की हड्डियाँ, तो उसमें संधिशोथ हो जाती है, आमवाती संधिशोथ, रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो ये सब स्वप्रतिरक्षा रोग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं और गैर की कोशिका में विभेद करने में असमर्थ हो जाए, तब यह शरीर के विरुद्ध ही कार्य करने लगता है और खुद की कोशिकाओं व ऊतकों को नष्ट करने लगता है। इस प्रकार प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा स्वयं कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिरक्षों का निर्माण स्वप्रतिरक्षा कहलाता है, स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच भेद करने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, यह अभी हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र अपनी और गैर की कोशिका में विभेद कर सकती है। लेकिन यही गैर अपने और खुद की कोशिका में जब विभेद नहीं कर पाता, तब यह स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है और स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। ठीक, प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारण से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। स्वप्रतिरक्षा रोग कौन कौन से हैं? देखिए, हमारे समाज में पाया जाने वाला आमवाती संधिशोथ, रूमेटाइड आर्थराइटिस एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। कितना भी कोशिश कर लो, गठिया रोग सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें स्वप्रतिरक्षा रोग विकार आ जाता है। अब गठिया रोग के भी बहुत टाइप होते हैं, हम इतना ज़्यादा जानते नहीं है इसके बारे में। अपने दादा बाबा को ये मत बताने लगना कि गठिया रोग सही नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आरबीसी के स्वतः एंटीजन हो जाने पर, देखिए हमारी प्रतिरक्षा तंत्र आरबीसी को ही प्रतिजन मान बैठती है, तब वो आरबीसी को नष्ट करने लगेगा, आरबीसी को नष्ट करने लगता है, जिससे दीर्घकालिक रक्तता यानी क्रोनिक एनीमिया रोग हो जाता है। जब हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका पेशी कोशिका यानी मसल सेल्स को भी, मसल सेल को क्या मान ले, प्रतिजन मान लेती है, तब ये हमारी पेशी कोशिका को नष्ट करने लगती है और पेशी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, जिससे माइस्थेनिया ग्रेविस रोग हो जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस स्वप्रतिरक्षा रोग होता है। यकृत कोशिकाएं नष्ट होने पर दीर्घकालिक हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। अगला देखिए, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, इम्यूनोडिफिशियंसी रोग। तो इम्यूनोडिफिशियंसी रोग एक सामान्य रोग नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तो आज के भाग 12 के अंतर्गत आपने पढ़ा टीका, टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण, स्वप्रतिरक्षा रोग। स्वप्रतिरक्षा रोग के उदाहरण आपने क्या क्या जाना? आपने जाना आमवाती संधिशोथ, रूमेटाइड आर्थराइटिस, दीर्घकालिक आरक्तता, क्रोनिक एनीमिया, माइस्थेनिया ग्रेविस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वप्रतिरक्षा रोग बताइए। दमा, अस्थमा क्या है? एक एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक, ये सब कुछ याद रखेंगे। एलर्जी किस प्रतिरक्षी के कारण होती है? आईजीई के कारण होती है। कौन सी कोशिका सेरोटोनिन हिस्टामिन स्राव करती है? मास्ट कोशिका करती है। एलर्जी किस पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है? सेरोटोनिन हिस्टामिन के कारण उत्पन्न होता है। एलर्जी रिस्पॉन्स में होता क्या है? छींकना, खांसना और आंसू निकलना, पानी निकलना नाक से, ये सभी लक्षण होते हैं। भर भर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, मत छोड़ना, याद कर डालो सारी चीज़ें।
ठीक, उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया है। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।